जो जितना बड़ा बदमाश वो संजय गांधी का उम्मीदवार। पार्टी अलग हो सकती है लेकिन आपके अंदर जो विचार हो विचार वही रहा। दुर्भाग्यवश सिनेमा और क्रिकेट इतना हावी हो गया कि जो सही मायने में भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाला विधाता वो कहीं पीछे छूट गया। तो पढ़ना लिखना ये सब आपके सामाजिक जीवन को रिच करने के लिए एक आवश्यक चीजें हैं। जैसे मुकेश अंबानी अपनी कंपनी चला रहे हैं, मैं उनकी कितनी भी चापलूसी कर लूं, मेरी चापलूसी से प्रभावित होकर के मुझे कभी कुछ नहीं दे सकते, कोई पोजीशन नहीं देंगे। वो अंततः ये देखेंगे कि क्या इस आदमी को ये काम, ये जिम्मेदारी देने से मेरी कंपनी को फायदा है। पॉलिटिशियंस का भी हृदय सॉफ्ट होता है, अच्छा। चमड़ी बहुत कठोर होती है जिसको थिक स्किन बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में आज ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिनकी जन्मभूमि बिहार और कर्मभूमि महाराष्ट्र रही है, जिनकी राजनीतिक समझ को देखते हुए बाला साहब ठाकरे ने उनको डायरेक्ट राज्यसभा भेजा। आइए मुलाकात करते हैं संजय निरुपम जी से। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, बिल्कुल। तो अभी लोगों की ना बड़ी जिज्ञासा थी, जब मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला कि संजय जी मेरे पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, तो कई लोगों ने कई सवाल, मतलब नो डाउट आप दो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, बिहार को भी रिप्रेजेंट करते हैं और मुंबई भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है कि कैसे शुरुआत हुई, किस दौर में वो यहाँ पे आए, फिर कहाँ से वो बिहार का एक लड़का और यहाँ पे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। तो थोड़ी जर्नी अगर हमें बता दें तो। मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन आज आपने पूछा है तो आपके पॉडकास्ट में नए सिरे से बता देता हूँ। जी, मैं रहने वाला हूँ बिहार का, रोहतास जिले का। रोहतास एक पश्चिमी बिहार में एक बहुत ही बैकवर्ड किस्म का डिस्ट्रिक्ट है, बहुत पीछे है, और वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। वहाँ पर हाई स्कूल किया, रोहतास हाई स्कूल है वहाँ पे। वहाँ से हाई स्कूल करने के बाद हम पटना से हमने कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया। लेकिन पटना में जब कॉलेज में पढ़ाई करा तभी से लिखने पढ़ने की आदत थी, तो लिखता पढ़ता रहता था। एक फेल किस्म का कवि हूँ मैं, जो कविता लिखता था। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा लिखता तो बहुत बड़ा कवि बन जाता। घटिया लिख रहा था इसलिए किसी ने संज्ञान नहीं लिया उसका, या कोई पकड़ नहीं हुई। उस दौर में कहाँ? पटना में? पटना में, हाँ। अच्छा। तो कभी सम्मेलनों में जाता था मैं, फिर कभी सम्मेलनों की रिपोर्टिंग करने लगा, तो रिपोर्टिंग अखबारों में छपने लगा। तो जब रिपोर्टिंग अखबारों में छपने लगी तो थोड़ा अपना बायलाइन देख करके अच्छा लगने लगा। तो फिर उसके बाद फिर मैं कवि सम्मेलनों से थोड़ा अलग हट करके कुछ लिखने लगा। तो पर एक इस तरह से मैं पत्रकारिता में आ गया। तो पढ़ाई करते समय मैं पत्रकार हो गया था और 2 पैसा कमाने भी लगा था लिख लिख करके। तो मुझे लगा कि अब यही करियर होगा। तो ग्रेजुएशन करने के बाद हम एमए करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई। दिल्ली में नौकरी की, वहाँ पर 2 साल नौकरी करने के बाद मुंबई में नौकरी मिल गई जनसत्ता में। यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद फिर यहीं का हो गया। दिल्ली गया था 86 में, और 1980 में हम कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई थी हमारी, 80, 81, 82, 84। लेकिन बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा धीमी गति का समाचार है। तो जो हमारा जो एग्ज़ाम था वो 84 में होना था, लेकिन वो 85 में, और हम लोग का 85 के एंड में रिजल्ट आया। और तो 86 में मैं आ गया फिर दिल्ली, और 88 में मुंबई। तो अभी शुरुआती जो पढ़ाई, अपने शुरुआती पढ़ाई रोहतास से ही की थी? जी, हाई स्कूल। हाँ। हाई स्कूल से। और फिर कॉलेज के लिए आप पटना आए? हाँ, कॉलेज में, एन कॉलेज पटना। बट ये अच्छी चीज़ आपने बताई कि आपका शौक था कविता लिखना, और ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाई तो रिपोर्टिंग करने लगे। मतलब आप जुड़ाव तो आपका कविता से रहा ही, पोएट्री से? नहीं, एक दिल में ऐसी इच्छा थी कि एक लिखने पढ़ने को ही अपना करियर बनाया जाए, लेकिन लिखना पढ़ना रोजी रोटी नहीं दे सकता। भाई कविता लिख के, कहानी लिख के आप कितना कमाएंगे, क्या कमा सकते हैं? तो लिखने पढ़ने वालों के लिए एक प्रोफेशनल करियर बनता है वो जर्नलिज्म बनता है। तो फिर हुआ कि भाई धीरे से जर्नलिज्म में जाया जाए, और उसके बाद शुरू किया जाए लिखने पढ़ने का। तो बहुत कुछ लिखना था, बहुत कुछ है अभी भी दिमाग में, लेकिन समय नहीं मिला। उसके बाद जर्नलिज्म में एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ पर एक तो आप दिन रात काम करना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो पूरा एक अलग विधा है। जो एक रचनात्मक साहित्य लिखने की जो रुचि है, वो रुचि आखिरकार पत्रकारिता में आने के बाद मर जाती है। बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकारिता करते हुए भी अपनी एक क्रिएटिविटी को जिंदा रखे, जिसमें धर्मवीर भारती एक बहुत बड़ा नाम है, जो धर्मियों के एडिटर थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने लिखा भी बहुत। गुनाहों का देवता वगैरह, बहुत गुनाहों का देवता, अंधायुग, बाप रे बाप क्या क्या नहीं लिखा। कनुप्रिया लिखा उन्होंने। तो
उसके बाद उधर फिर कमलेश्वर जी जो थे, कमलेश्वर जी। वो भी एक बहुत बड़े राइटर, लेकिन साथ साथ जर्नलिज्म करते रहे वो। जैसे बहुत कम लोग हैं, मैं कुछ नाम भूल भी रहा हूँ, लेकिन ऐसे बड़े बड़े नाम हैं ऐसे। तो अभी जब शुरुआती दौर में आपने पोइट्री शुरुआत की होगी लिखने की, या तो किसी से इंस्पायर्ड जो फेवरेट रहे हो आपके उस समय के लगे हो कि भाई ये मेरे फेवरेट है? नहीं, उस समय के हिंदी के जितने कवि थे हमने सबको पढ़ा था। अच्छा। मेरा सबसे जो प्रिय जो अड्डा था पटना में, वो सिन्हा लाइब्रेरी थी। अच्छा। और मैं कॉलेज से निकल के बाद लाइब्रेरी में 8-8 घंटे बैठता था, 6-6 घंटे बैठता था, 4-4 घंटे बैठता था। और वो दौर था जब वो लाइब्रेरी में, सिन्हा लाइब्रेरी भाई हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है और सेंट्रल लाइब्रेरी है, और वहाँ पर कोई भी किताब ढूंढिए मिल जाएगी आपको, हर तरह की किताब। तो जितने भी प्रेमचंद से लेकर के महादेवी वर्मा से लेकर सुमित्रानंद पंत से लेकर के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर के जयशंकर प्रसाद से ले लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ले लीजिए, सब मुझे मिल गए वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें उस उम्र में समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन बस शौक था कि पढ़ जाया जाए, तो सब पढ़ता था, घंटों वहाँ बैठ के पढ़ता रहता था मैं। और वो पढ़ते, साहित्य पढ़ते पढ़ते फिर मैं थोड़ा साहित्येतर जो चीज़ें अच्छी लिखी गई हैं, मुझे आज भी याद आ रहा है कि उसी दौर में मैंने 81 में मैंने 2 किताबें पढ़ी। जवाहरलाल नेहरू जी के एक सेक्रेटरी थे एमओ मथाई। एमओ मथाई की 2 किताबें हैं, बड़ी मशहूर किताबें हैं, और उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। माई 13 years विथ नेहरू एंड रेमेंसेस ऑफ नेहरू एरा, ऐसे 2 किताबें, दोनों किताबें पढ़ गया मैं। आज उस किताब का एक भी चैप्टर मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मैं वो किताब वहाँ से रिलीज़ करवाता था, 8-10 पन्ने लाइब्रेरी में बैठता था, पढ़ता था, फिर मैं घर जाके पढ़ता था। मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रहता था, तो कई बार मेरी बहन पूछती कि तू क्या पढ़ रहा है अभी? तो मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, मीनिंग नहीं पता है। हाँ, तो बस नेहरू जी की कहानी पढ़ता रहा, तो जो मिल गया पढ़ लिया। पढ़ने की भूख है। हाँ, पढ़ना जरूरी है, बगैर पढ़े कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने जीवन में भाषा का संस्कार चाहते हैं जी, अपने आप को अगर आप एम्पावर्ड करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके ऊपर है, तो सबसे बड़ा एम्पावरमेंट क्या है? आज के दौर में लोग कहते हैं सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है योर नॉलेज। इफ यू डोंट नो एनीथिंग यू आर यूजलेस। आपके पास नॉलेज है तो आप दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हैं। तो वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो पढ़ने से ही होगा, सिर्फ सुनने से भी नहीं होता। सुनी हुई चीज़ें यहाँ से सुनता है तो निकल जाता है, कुछ चीज़ें याद रहती हैं। पढ़ी हुई चीज़ें हैं ना, जो सीधे जो आप जब पढ़ते हैं तो आपके ब्रेन पे जाता है, माइंड पे जाता है, वो छपता है। उसमें अब कितना आपको याद रखने की आपके पास क्षमता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से एक तो भाषा का संस्कार बेहतर होता है, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, और पढ़ने से पता चलता है क्या क्या हुआ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनके साथ बैठ जाता हूँ और ऐसी कोई हिस्ट्री की बात शुरू होती है तो उनको कुछ पता ही नहीं है, उनके आसपास क्या हुआ कुछ पता नहीं है। तो ये सब देख के लगता है कि भाई आप बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत जीवन को बहुत ही लग्जरियस तरीके से जी रहे हैं, लेकिन असली लग्जरी तो ज्ञान है। वो मैं नहीं बोला बुद्धिजीविता बघारिए, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए हर चीज़ की, है ही नहीं लोग। बिल्कुल नहीं, हमारी टीम में ही बहुत सारे बच्चे हैं नए। अब उससे पूछ दो अगर राज्यसभा, तो वो राज्यसभा और लोकसभा के डिफरेंस नहीं समझता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बहुत नहीं होना चाहिए। आज सारे बच्चों को हाई स्कूल के ज़माने में सिविक्स पढ़ाया जाता था। सिविक्स में यही तो पढ़ाया जाता है, भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान के हिसाब से चुनाव कैसे होते हैं, प्रधानमंत्री कौन है। बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स हैं, उनका चेहरा देख करके, उनका मतलब उनका व्यवहार देख करके तरस आता है। उनसे पूछा, एक से पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो बोला पृथ्वीराज चौहान। बट दुर्भाग्य है ये देश का कि अगर लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज का एकदम से नॉलेज ही होना चाहिए, पारंगत नॉलेज होना चाहिए, आप हर विषय में पारंगत हो, लेकिन बेसिक नॉलेज तो रखना पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं आपको, जैसे क्या नॉलेज क्या चीज है, उसको एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे आप अपनी बिल्डिंग से उतर रहे हैं या रास्ते पे जा रहे हैं, अचानक कोई आदमी दिख जाता है आपको और आप उसको पहचान रहे हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, और जब नाम नहीं याद आता, बोला कहाँ मिलाऊं क्या, तो आपके अंदर एक बेचैनी रहती है। राइट। जैसे ही याद आता है, करे यार इनका नाम तो प्रकाश है, अचानक आप बोलते हाँ मेरे को नाम पता चला। आपको गाना सुन रहे होते हैं, बोला यार ये गाना सुना है, कौन से पिक्चर में गाना, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करते हैं, जब तक याद नहीं आता तब तक वो अंदर बेचैनी रहती है। अगर कोई दोस्त है उससे पूछ लिया फोन कर, यार फला फला गाना कौन से पिक्चर है, बोले फला, अच्छा। उसके बाद आपको सडनली फील होता है कि यस नाउ आई नो समथिंग, मेरे में स्ट्रेंथ है, मैं एम्पावर्ड हो गया हूं। तो नॉलेज मेक्स यू एम्पावर्ड। वो एक
बहुत बड़ा विचार है जिसको हमारे देश में एक जमाने में था, एक जमाने में अगर देखो खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक साहित्य को पढ़ने का और ज्ञान अर्जित करने का एक जबरदस्त दौर था, ललक भी थी लोगों में, हैं, बहुत ललक थी। और आप उस समय के जो साहित्यकार थे वो स्टार थे। रामधारी सिंह दिनकर मतलब एक स्टार हुआ करते थे अपने जमाने के। आज की तारीख में आज बताइए कि हिंदी का कौन ऐसा स्टार राइटर है? कोई नहीं दिखेगा। आज ये चीज कुछ जगह बरकरार है, मराठी में बरकरार है, बंगाल में बरकरार है, तमिलनाडु में बरकरार है। ये जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, यहाँ के जो राइटर्स हैं वो आज एकदम स्टार की तरह हैं। क्या कारण क्या है कि यहाँ के लोग आज भी पढ़ रहे हैं। आप लोकल ट्रेनों में देंगे ना मराठी लड़के औरतों को या लोगों को देखेंगे ना, वो एक नॉवेल लेके कोने में सीट लेके किधर बैठ के नॉवेल पढ़ते रहते हैं, नियमित तौर पर पढ़ते हैं। इसलिए वो राइटर बिक रहा है, इसलिए वो राइटर छप रहा है। बिल्कुल सही। इसलिए उस राइटर से कनेक्टेड है लोग। हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में नाटकों की जो परंपरा है बहुत समृद्ध परंपरा है। बिल्कुल। अब वो नाटक हिंदी में खत्म हो चुका है। अब आज याद करिए, आधे अधूरे के बाद कोई एक नाटक आया क्या आज तक जिस नाटक को लोग याद रखें और जिस नाटक के लिए लोग मारामारी कर दें देखने के लिए? नहीं। मराठी में, गुजराती में, बंगाली में ऐसे ऐसे नाटक हैं उसके लाइन लगी रहती है, वो वहाँ बॉक्स ऑफिस चलता है। वो तो फिर अब भाषा तो नॉलेज, साहित्य, भाषा, उसको धीरे धीरे आप अपने संस्कृति से कनेक्ट कर दीजिए, अपने सामाजिक रहन सहन से कनेक्ट कर दीजिए। आपकी संस्कृति को एक ताकत आपकी भाषा देती है। अगर आपके पास भाषा का ज्ञान नहीं तो आप अपनी संस्कृति नहीं समझेंगे। भोजपुरी शब्दों का अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो भोजपुरी संस्कृति का पद समझ में नहीं आएगा। और जिनको शब्दों का ज्ञान है, अब सोहर, सोहर बोल दीजिए, कितने लोगों को पता है? लेकिन सोहर एक भोजपुरी संस्कृति का हिस्सा है, बिहार की संस्कृति का एक हिस्सा है। अब वो सोहर शब्द है, सोहर गीत है, सोहर के शब्द हैं, सोहर की भाषा है, और सोहर एक परंपरा है, और वो परंपरा आपकी संस्कृति का हिस्सा है। तो ये सारा ज्ञान, साहित्य, लेखन, वो जो लिखने वाले लोग हैं ना, उनको आप गलत मत समझिएगा। माने उनको कभी भी हल्के में मत लेना, कभी अंडर एस्टिमेट करना। वो जो लिख के चला गया है, पता नहीं कितने जनरेशन तक उसका असर रहेगा। एक उदाहरण देता हूं, लव स्टोरीज हम जानते हैं, फेमस लव स्टोरीज क्या हैं? लैला मजनू, सीरी फरहाद, फिर वो उधर वाली एक और है रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट तो उधर हो गया, एक सीरी फरहाद है और एक हीर रांझा। ये सब 3-4 हैं, सब देखेंगे वही चनाब नदी के आसपास, वही हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले जोन में, सब उधर ही है ना। राइट। क्या ऐसी लव स्टोरी बिहार में, यूपी में नहीं हुई होगी? हुई होगी। इतनी अमर प्रेम कहानी तो उधर भी हुई होगी, लेकिन उधर किसी ने लिखा ही नहीं। जैसे जीतन राम मांझी वाली है, जीतन राम मांझी ने जो जीतन राम मांझी की कहानी किसी ने लिखी तो एक माउंटेन तोड़ने वाले एक बहादुर की कहानी आई। लेकिन मैं एक बात करूं, उसने जिस राइटर ने पता नहीं हजारों साल पहले लैला मजनू की कहानी लिख दी होगी, उसके बाद उसको डेवलप करते रहे लोग, उसको इंप्रूव करते रहे लोग, लेकिन एक अमर प्रेम कहानी वहां से निकल के आई ना। वैसी अमर प्रेम कहानी कहीं ना कहीं भोजपुरी या मैथिल जोन में भी होगी, उस समय किसी लेखक ने लिखा ही नहीं। जब लेखक लिखता है तो उसको बोलते हैं कि इतना बेवकूफ आदमी, इसके बाद और कुछ काम नहीं है। और जो लिख के चला गया उसे कहानी, एक अमर कहानी दे के चला गया। राइट। अब रोमियो जूलियट जाइए तो उधर शेक्सपियर है, शेक्सपियर तो अभी चलो 500-700-600 साल पहले आए, लेकिन ये तो हजारों साल पहले लिख के चले गए। कालिदास लिख के चले गए। कालिदास तो अभी हाल में है, मतलब 600 समथिंग में है। तो कालिदास से पहले कितने लोगों ने लिखा है? और कोई हमारे पास तो इन लेखकों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज के समाज में सरकारें उन लेखकों का सम्मान नहीं कर रही हैं। लेखन विधा को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। लेखन विधा एक बहुत जरूरी है सामाजिक जीवन के लिए, आपकी संस्कृति के लिए, आपके देश के लिए, आपके देश के भविष्य के लिए, आपकी पूरी जनरेशन को शेप अप करने के लिए एक लेखन विधा बहुत महत्वपूर्ण विधा है। इसकी समझ या फिर इसका महत्व समझने के लोग तैयार ही नहीं है। बताइए कितनी सरकारें लेखन प्रमोट करने के लिए काम कर रही हैं आज? नॉट ए सिंगल, कोई नहीं। एक जमाना था, होता था। तभी तो दिनकर जी राज्यसभा चले गए थे। तो दिनकर जी राज्यसभा थे, राष्ट्रकवि थे भाई, नेहरू जी उनको राष्ट्रकवि बना दिए। सुमित्रानंद पंत थे, माधवी वर्मा थे, फणीश्वरनाथ रेणु सब थे। रेणु तो राज्यसभा नहीं जा पाए थे। रेणु एक समय के कितने अमर राइटर हैं।
अब रेणु रेणु एक राइटर थे, और आप पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज जाएंगे तो वहां का जन जन उनको जानता है। रेणु जी जो वो बैलगाड़ी चलाता था ना, वो यहां पे था। क्या खूबसूरत चीज है वो सब। अब रेणु की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई राइटर ही नहीं है बिहार में। मैं नहीं बोला कि रेणु को सरकारों ने सपोर्ट किया, सरकारों ने पुश किया, लेकिन रेणु का सम्मान तो किया। बाद में क्या हुआ, उसका कारण यह रहा कि पॉलिटिक्स हमारे समाज पे इतना हावी हो गया, इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया, इतना बड़ा अमिताभ बच्चन बन गया कि बाकी सब दब गए उस पे। बाकी कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाया। सही बात। तो पढ़ना लिखना ये सब आपके सामाजिक जीवन को रिच करने के लिए एक आवश्यक चीजें हैं। उसको हम समय समय पर मतलब धीरे धीरे भूलते चले गए। आज तो आप तो बहुत भूल गए। आज बताइए, ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है तो कहीं जाके सिंगल कॉलम खबर पड़ती है, वो फिल्म फेयर मिलता है फ्रंट पेज आता है, सारे सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं। मैं सिनेमा को कम नहीं आंक रहा हूं, सिनेमा एक महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यवश सिनेमा और क्रिकेट इतना हावी हो गया कि जो सही मायने में भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाला विधातर वो कहीं पीछे छूट गया। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर अपना आकलन है। खासकर हिंदी सिनेमा में मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में शुरुआती दौर में जो साहित्य ने साथ दिया, जैसे राज कपूर जैसे फिल्म मेकर पूर्णिया में जाके शूट किए उस समय, शैलेंद्र जी को लेके आए, शैलेंद्र जी को लेके गए। और शैलेंद्र जी का किस्सा मालूम, शैलेंद्र जी लेफ्टिस्ट कवि थे, प्रगतिशील लेखक संघ के हिस्सा थे, जन कवि, जनवादी लेखक थे वो। और जनवादी लेखक मतलब कि हम बुर्जुआ कल्चर से दूर रहेंगे, हम सिनेमा से दूर रहेंगे। और शैलेंद्र जी बहुत अच्छे कवि थे, रेलवे में काम करते थे, मटुंगा में यहाँ पे थे। मैं वो रिस्पेक्ट देने वाले राज कपूर है नहीं जो कि शैलेंद्र को लेके बुलाया गया, वो कहीं कवि संघ सुना रहे थे तो राज कपूर साहब उसकी कविता सुन लिए, तो बोला इसको बुला, सिनेमा के लिए मैं काम नहीं करूंगा, सिनेमा बहुत बेकार सी चीज है। लेकिन राज कपूर साहब ने उनको समझाया। फिर ख्वाजा अहमद दब्बास थे उस जमाने में, वो भी बहुत बड़े पत्रकार थे, राइटर थे, जिन्होंने सात हिंदुस्तानी बनाई, आवारा की कहानी लिखी, आवारा के डायलॉग लिखे थे उन्होंने। तो फिर शैलेंद्र जी को पटाया गया और उसके बाद शैलेंद्र जी ने तो इतिहास रच दिया। बिल्कुल, एक ने बहुत सारे इतिहासकार ये साहित्यकार चले गए, प्रेमचंद आए चले गए, नहीं ठीक पाए बेचारे। चित्रलेखा वाले जो राइटर थे वर्मा जी, वो भी आए थे चले गए, चित्रलेखा पे फिल्म बनी, फ्लॉप हो गई, वो सब नहीं ठीक है। ये एक दूसरी बात है, समझ रहा हूं। आप ये आपके जहन के ऊपर है कि आप सिनेमा की दुनिया में अपने आप को फिट रख पाते या नहीं रख पाते, ये आपके जहन के ऊपर, आपके संस्कार, आपका जो चरित्र है उसके ऊपर है। कहीं घुल मिल सकते हैं, कोई घुल मिल नहीं सकता। बिल्कुल। अब निदा फाजली बहुत बड़े शायर थे, यहाँ घुल मिल गए, खूब बढ़िया, अच्छा किया। कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता, लिख के चले गए। साहिर घुल मिल गए, साहिर लुधियानवी घुल मिल गए, साहिर लुधियानवी, अमर 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 गीतकार, कैफी आजमी, ये सब आ गए, यहाँ टिक गया और कभी भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी राइटिंग के साथ। और उन्होंने कोसा भी नहीं सिनेमा को बैठ के कि हम कहाँ फंस गए। नहीं, एकदम इसमें घुल मिल गए सिनेमा। अच्छा, ये सब लेफ्टिस्ट, साहिर लेफ्टिस्ट, कैफी आदमी तो प्रगतिशील लेखक संघ के हिस्सा थे, इप्टा चलाते थे लोग, इप्टा वाले लोग। राइट। तो अब मेरा एक सवाल है संजय जी कि एक तरफ कवि, सॉफ्ट आर्ट, और कहाँ आप राजनीति में? कहा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं आए हैं, ये भी मेरी चॉइस थी, मेरी चॉइस थी, और इसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, कितने मतलब कवियों का हृदय कितना सॉफ्ट होता है, और एक मतलब जो छवि है आम जनमानस के मन में कि नहीं, और पॉलिटिशियंस का भी हृदय सॉफ्ट होता है। अच्छा। चमड़ी बहुत कठोर होती है जिसको थिक स्किन बोलते हैं, वो थिक स्किन होते हैं, लेकिन अंदर से तो दिल वही है उनका। तो एक ऐसे चल रहा था, मैं पत्रकारिता कर रहा था और सामना का एडिटर था मैं, और सामना निकाल रहा था, और उसी समय सामने से मेरे पास ऑफर आ गई बाला साहब जी की तरफ से कि तुमको राज्यसभा जाना है, राज्यसभा जाके काम करो। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैंने काफी गलत किया इसमें भाई। पर उस मोमेंट को थोड़ा अगर आप डिटेल में बता पाएं कि वो तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। क्या हुआ, ठीक यही टाइम था, ये गणपति का दरमियान, गणपति हम तब लोग 1.5 दिन के लिए हम गणपति लाते थे। तब मोबाइल नहीं आया था, मोबाइल की दुनिया नहीं थी, 96 की बात है। तो हम लोग गणपति लाए, संडे का, मेरे ख्याल से संडे का दिन था, या हाँ संडे या मंडे था। तो गणपति के पूजा वूजा करके उस दिन सब हमारे घर पे आया, दर्शन किए, सब हो गया। और नेक्स्ट डे मैं घर गया, ऑफिस गया। तो हम कोई 12 बजे के आसपास, जिस दिन गणपति होते थे 12 बजे के आसपास पहुंचते थे। तो जब मैं सामना ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पहुंचते ही मुझे पता चला कि बाला साहब जी बुला रहे हैं आपको अर्जेंटली। तो मैं सोचा कि भाई ऐसी क्या अर्जेंसी है भाई। आमतौर पर अगर कुछ हम गलत लिखते हैं तो फ़ोन करके डांट देते हैं, और कुछ अच्छा होता है तो तारीफ करते नहीं हैं।
तो ऐसा क्या बुला रहे हैं, चलो फिर फटाक से गाड़ी घुमाई आगे। तो उस समय जो ये आपका ये भी बांद्रा में बाला साहब घर के सामने जो फ्लाईओवर है ना, ये प्रबोधनकार ठाकरे उड्डान पुल जिसको बोलते हैं, वो तब वो ब्रिज नहीं था उस समय, वो ब्रिज था ही नहीं, वहाँ पर सिग्नल था। तो पूरा जाम रहता था हमेशा, मतलब वो 12-1 बजे 2 बजे के आसपास वो पूरा जो सिग्नल हमेशा जाम रहता, घंटों लगे रहना पड़ता। तो मैं आते आते मुझे लेट हो गया, पहुँचते पहुँचते जब मैं बाला साहब के घर पे पहुँचा तो मातोश्री में गया तो उनका एक पीए था, ऐसे जीन्स में से हाथ लाया घूमते रहे, अरे इतना लेट हो गया, बाला साहब तब से ढूंढ रहे। तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या गुनाह, मैसेज मिला मैं आ रहा हूँ, ट्रैफिक भी अटका था, तो जल्दी आओ। तो जब उनके बाला साहब के केबिन के पास से गया, अंदर जाएंगे तब तक से बाला साहब खुद निकल रहे थे और उनके साथ निकल रही थी लता दीदी। तो हमने बाला साहब का पैर छुआ, लता दीदी का भी पैर छुआ। तो बाला साहब ने उनको बताया, लता जी कि ये हमारा हिंदी सामना का एडिटर है, जानती हो? बोला हाँ मैं जानती हूँ, इनको पढ़ती भी हूँ कभी कभी मैं। बोला इसको मैं राज्यसभा में भेज रहा हूँ, मुझे नहीं बोल रहा, उसको बोल रहे हैं, इनका रास्ता भेजने का। अच्छा जी क्या है जी? तो बोला चलो तुम्हारा लेट हो गया, उधर उद्धव बैठे हो, जाके उनके साथ बैठ जाओ, कल लास्ट डेट है, नॉमिनेशन भरो। तो चले गए बोल के। वाह। तो मैं गया उनके पास, कैसे ऐसे साहब बोला हाँ कल रात को तय हुआ है कि आपको भेजना है, जल्दी सामना ऑफिस जाइए, वहाँ फला आदमी मिलेंगे, आपका पेपर तैयार है, साइन करिए, कल भरना है आपको। बस एक नया अध्याय शुरू हो गया, हमने स्वीकार कर लिया। वाह, कैसी बॉन्डिंग थी आपकी बाला साहब ठाकरे जी? हैं? बॉन्डिंग कैसी थी कि ऐसा ऑफर करना तो लोग करीबी को ही करते हैं? बॉन्डिंग मतलब ठीक है, वो देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं होते हो, बेसिकली अपने फैसलों में थोड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, खासकर जिसको अपनी पार्टी चलानी है, जिसको अपनी कंपनी चलानी है। जैसे मुकेश अंबानी अपनी कंपनी चला रहे हैं, मैं उनकी कितनी भी चापलूसी कर लूं, मेरी चापलूसी से प्रभावित होकर के मुझे कभी कुछ नहीं दे सकते, कोई पोजीशन नहीं देंगे। वो अंततः ये देखेंगे कि क्या इस आदमी को ये काम, ये जिम्मेदारी देने से मेरी कंपनी को फायदा है, क्या ये कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है कंपनी में? हाँ कर सकता है, इसकी इतनी क्षमता है, इसको ये जगह दे दो। तो बाला साहब भी वैसे ही थे, उनको अपनी पार्टी चलानी थी, तो उन्होंने देखा कि भाई ये इसको अगर राज्यसभा भेजेंगे तो ये अच्छी हिंदी बोलता है और पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकली सोचता है, अच्छा बिहारी आदमी, तो उनके साथ रेगुलर मैं जब इंटरेक्शन होता तो कई पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हो जाता था। तो कई पॉलिटिकल जब अगर मैं अपनी कोई बात कहता हूँ तो चौंक जाते थे कि तुमको कैसे समझ में आ गया। मैंने कहा था हमने तो कई किसी से पूछा नहीं, जो समझ में आया बोल रहा हूँ, नहीं सही डिसीजन है तुम्हारा सही सजेशन है। तो कई मीटिंगों के बाद वो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा लगा था कि भाई इसके पास एक समझ है। फिर मुझे बोलते भी देखा था उन्हें कई बार, लिखते तो देख ही रहे थे, रोज मैं लिखता था, और कभी कभी पढ़ भी लेते थे। फिर कई बार मेरा आर्टिकल पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बुला भी लेते थे कि इसका मतलब क्या, तुमने ये लिखा है। तो उनके अंदर बड़ी रुचि थी समझने की, मतलब 60-70 के एज में भी वो लर्न करते थे। ये एक इंसान के अंदर एक नहीं, ये हर इंसान में होना चाहिए। क्या होता है कि एक समय के बाद आप बोलते कि अब क्या करना है यार, अब तो अपना आखिरी टाइम आ गया, तो खूब खाए जा रहे हैं, खूब पिए जा रहे हैं, जीवन में जीवन का जो रस है उसको ले ही नहीं रहे हैं। जीवन को जीने का जो एक जोश होता है, आनंद होता है, वो आनंद धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं। वो लोग मरने से पहले ही मर जाते हैं। बाला साहब जैसे लोग हैं कि वो आखिरी सांस तक सीख रहे हैं। उनका एक मुझे नेचर बड़ा अच्छा लगता था, वो तब आज तक चैनल नहीं था, आज तक प्रोग्राम आता था डीडी पे आधे घंटे का, और सुन प्रताप सिंह उसको एंकर करते थे। ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो वो बोलते थे तुम्हारा वो आज तक वाला जो दाढ़ी वाला पत्रकार है बड़ा अच्छा बोलता है, और बड़ा अच्छा वो सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करते थे। तो डेली आज तक देखते थे, शाम को याद करके, रात को मेरे 9 बजे 8 बजे आता था, ऐसा कुछ टाइम था उसका। और जो शब्द उनको समझ में नहीं आता था नोट करवाते थे अपने आदमी को बोल के, उनका जो स्टाफ था डायरी में नोट कर लो। तो सब नोट होते रहे। उसके बाद अचानक एक दिन शाम को फ़ोन आएगा मेरे पास कि साहब ने बुलाया है आज रात को 10 बजे। हमने ठीक है, चले गए 10 बजे। हाँ बैठ चाय पी, थापा जरा डायरी ला, मेरा डायरी ला। और डायरी का आखिरी पन्ना पलटेंगे, वहाँ पर 15 वर्ड लिखे हुए। अच्छा ये इस शब्द का मतलब क्या है, अरमान का मतलब क्या है, अच्छा वो जीजीविसा का मतलब क्या है। तो वो बताता था 1-2 उर्दू शब्द, उन्होंने साहब ये उर्दू शब्द है। बोलो उर्दू तो तुम लोग यूज क्यों करता है? तो बोले नहीं ठीक है हम लोग यूज करते हैं, ये हिंदी की ताकत इसी वजह से बढ़ी है।
उदार चरित्र है हिंदी का। हिंदी का उदार चरित्र होना ही चाहिए। अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में दो स्कूल चल रहा है। एक एकदम शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करिए, एक भी संस्कृत, एक भी उर्दू शब्द नहीं होना चाहिए। एक बोलता है एकदम शुद्ध हिंदी, उर्दू शब्द नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्ध हिंदी होना चाहिए, और उसमें संस्कृताइज वर्ड यूज करिए। दूसरा स्कूल ये है हिंदी में कि नहीं, इसको ओपन रहने दो, जितनी भाषा जितने शब्द उसको अडॉप्ट करो, तब हिंदी ज्यादा समझ में आने लगेगी लोगों को। मैं उस दूसरे स्कूल के साथ हूं। राइट। हमारे एडिटर थे जनसत्ता के प्रभास जोशी जी, बहुत अच्छे एडिटर थे, बहुत बड़े राइटर थे। वो हम लोग को एक भी शुद्ध संस्कृताइज्ड वर्ड यूज नहीं करने देते थे। अच्छा। हमारी कॉपी में अगर एक भी आ गया तो डांटते थे, बोला इसका सरल शब्द ये है, इस शब्द का इस्तेमाल करो। एनीवे, तो बड़ा साहब में वो जो सीखने की जो ललक थी वो आखिरी समय तक दिखी, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। और मैं उन दिनों, क्या उससे पहले से मेरी आदत तो शुरू से रही है, लेकिन तब मैंने एक तय किया कि डेली 2000 वर्ड जरूर पढ़ना है, चाहे न्यूज़पेपर में पढ़ना है या नॉवेल में पढ़ना है या किसी बुक में पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश कुछ भी। 2000 वर्ड्स आपके ब्रेन में जाने चाहिए, ब्रेन सेल्स को मिलने चाहिए। क्या लॉजिक है इसका? इससे क्या होता है, यही आपका भाषा का संस्कार, आपका नॉलेज। अच्छा, जितना ब्रेन को आप खुराक देंगे ना, उतना आपको एक्टिव रखेगा। वो ब्रेन सोचना शुरू करता है, ब्रेन एक्ट करना शुरू करता है। अच्छा, ब्रेन को छोड़ दिया आपने, उसको कुछ नई चीज दे रहे, कुछ देख नहीं रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, तो बैठे बैठे खत्म हो जाएगा, खाए जा रहे हैं सिर्फ। तो इसको चाहिए कुछ, जैसे आपको पेट को कुछ चाहिए, इसको भी चाहिए, बट कुछ कंस्ट्रक्टिव चाहिए। मतलब लोग देख तो रील भी रहे हैं आज के डेट में, बट ना, रील देखना भी गलत नहीं है। मैं आजकल बड़ा कैंपेन, बड़ा भारी प्रचार चल, रील मत देखो, रील मत, मैंने कहा नहीं, गलत नहीं है। कुछ रील बहुत अच्छी होती है, बड़ी इंस्टा पे जो आजकल रील्स आती हैं, उसमें कुछ तो बड़ी जानकारीपूर्ण होती हैं। मैं नहीं बोलूंगा काम नाम छोड़ के रील्स देखो लेकिन रील्स देखना चाहिए। रील्स काफी, कई बार बहुत ही सूचनाप्रद होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, बहुत तरह तरह की चीजें, बहुत अच्छी चीजें होती है। ठीक है, आजकल रील बनाने के चक्कर में लोग गिर भी जा रहे हैं, मर भी जा रहे हैं। ये भी दुर्भाग्यवश इस तरह की घटनाएं भी हम देख रहे हैं। और क्या मिसगाइड करने के लिए बहुत सारे रील हैं, जैसे कि इतने रील्स हैं। अब जैसे एग्जांपल लो, कोई बोलता है वजन कम करने के लिए ये खाओ, फिर दूसरा रील देखो उसमें कुछ और बता रहे हैं। कोई बोल रहा है कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए, कोई बोल रहा है, अब आदमी दिन भर कंफ्यूज है उसमें। तो सही कंसल्टेंसी लेना ज्यादा अच्छा है कंपेरिजन टू आप रील्स के भरोसे। अब मतलब ये मैं एग्री करता हूँ कि जो आदेश ज्यादा रील्स में है कि ये ग्लास लीजिए, ग्लास में पानी डालिए, इसमें ये डालिए, ये घोरिए, आपका अतड़ी साफ। जैसे मैंने एक चीज देखी है सर कि कल भी आ रहा था, तो बाइक पे लोग बैठे और रील चल रहा है, मोबाइल देख जा रहे, बाइक चल रही है। मतलब लोगों ने ऐसा एडिक्शन मान लिया है। नहीं, किसी भी चीज का एडिक्शन गलत होता है। हर चीज एक लिमिट में, एक मर्यादा में की जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। कोई भी चीज, आप एक्सरसाइज भी एक लिमिट में ही करेंगे ना जी, वर्कआउट भी तो लिमिट में ही करेंगे ना। खाने के लिए जैसा हो चुका है, एडिक्शन जैसा हो चुका है ये रील देखना लोग, मतलब हाँ, तो एडिक्शन गलत है, एडिक्शन गलत है, लेकिन इसका मतलब एकदम पूरी तरह बंद हो जाए नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो एक आपके मानसिक खुराक के लिए आज के दौर में जो नई किताबें आई हैं वो रील्स हैं, उस रील्स का इस्तेमाल करिए ना, लेकिन एक लिमिट में, एक मर्यादा। तो अब सर पोइट्री पे फिर से आते हैं। आपके फेवरेट पोइट कौन थे? कोई ऐसा जिनका आप नाम? बहुत सारे लोग रहे हैं, मतलब पोइट्री याद हो अगर आपको, अगर आप सुना पाए हमें। देखो, हाल के दिनों में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए और जो हमारी जुबानों पे रहे, जुबानों पे चढ़े, वो तो दुष्यंत कुमार ही हैं। राइट। दुष्यंत कुमार तो, और उनका वो हिंदी वाला भी था कि भाई मैं हिंदी में ही लिखूंगा। हाँ, लगभग उन्होंने हिंदी शब्द ही यूज किए थे। नहीं, उसने मतलब उनकी जो गजलें थी उसमें हिंदी, माने हिंदी में गजल लिखने का ट्रेंड उन्होंने शुरू किया, लेकिन सिर्फ हिंदी शब्दों का ही इस्तेमाल किया ऐसा नहीं है। मतलब ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। तो सजदा, जिस्म, सब तो उर्दू शब्द ही है सर। यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। राइट। खुदा नहीं, कितना बढ़िया, कितना अच्छा थॉट है वो। लोग बोलते हैं ना भाई, नास्तिक आस्तिक वाला जो विवाद चल रहा है,
तो उस पर दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ठीक है ना, बोलो कि भगवान कहाँ, देखा है क्या भगवान, भगवान तो है ही नहीं। लोग चैलेंज करते हैं ना, क्या भगवान भगवान करते हैं, भगवान को देखा है ऐसा किसी ने? ये सब कल्पना है इंसान की। तो दुष्यंत कुमार लिखते हैं, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, एक हसीन नजारा तो है नजर के लिए। भाई आपने अपने मंदिर में गणपति की एक फोटो लगा ली, नमस्कार कर रहे हैं लोग, पूजा कर रहे हैं। अब वो गणपति हैं कि नहीं है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कम से कम आप तो कम्युनिकेट कर रहे हैं भाई उनके साथ। सभी धर्म यही है। राइट है। इसमें एक लाइन बहुत प्यारी थी मेरी, मतलब मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है, जिसमें वो लिखते हैं कि ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक घुटनों से लेंगे। पेट ढकने के लिए ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के एक लिए। सफर के लिए। बहुत अच्छी चीज लिखी है भाई। एक ये हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है, कितनी अच्छी चीज लाइन तो आज तक यूज होता है। आज तक यूज होता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज ये सिर्फ मेरे फेवरेट नहीं है ये सबके फेवरेट है। Right. पढ़ने को हमने हरविंद साहब बच्चन को भी पढ़ा, खूब पढ़ा, मधुशाला पढ़ा, उनका जुग का जुआ पढ़ा, एक एक चीज मैंने उनकी सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज याद है, बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं। लेकिन जो जुबान पे रहे और जिसका सामाजिक सरोकार दिखता है और जो कहीं रोजमर्रे की जिंदगी में जिनकी लाइनें याद आ जाती हैं, वो तो दुष्यंत कुमार ही हैं। बिल्कुल। और राजनीति में तो खासकर काफी यूज होते हैं उनके शब्द। हाँ बिल्कुल, एक से एक कवि हुए, लेकिन दुष्यंत कुमार अल्टीमेट थे। दुष्यंत कुमार के बराबर सबका अपना, दिनकर और दुष्यंत कुमार में कोई मुकाबला नहीं है। दिनकर की अपनी दुनिया है, दिनकर का अपना रचना संसार है। लेकिन दुष्यंत कुमार आज के दौर के वन ऑफ द बेस्ट, मतलब सबसे, मतलब जन सामान्य के कवि रहे। जन सामान्य के बिल्कुल सही। उनकी बहुत सारी वो लाइन थी ना कि मुझे एक लाइन याद आ रही कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। और जर्नलिज्म में कौन फेवरेट रहे आपकी? मैंने बताया प्रभात जी तो हमारे गुरु थे, प्रभात जी हमारे गुरु थे। थे। प्रभात जी से हमने बहुत सीखा, प्रभात जी से लिखने का तरीका सीखा। हमारे बाद के लिखने के पूरे उस पे शैली पर प्रभात जी का बड़ा असर था। लेकिन उससे पहले से मैं, आप ईश्वर के आशीर्वाद से ठीक ठाक लिखता था। जब मैं कॉलेज में था तब वहाँ पर एक पटना में एक मैगजीन लॉन्च हो रही थी, शिक्षा डाइजेस्ट। अच्छा। बोरिंग रोड पे उनका ऑफिस था। तो अखबार में ऐड छपा, तो मैं तब ग्रेजुएशन कर ही रहा था, तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया। तो मुझे लगा कि प्रूफ रीडर वगैरह बनेंगे यार, उससे ज़्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं, प्रूफ रीडर के लिए अप्लाई कर दिया। तब पढ़ाई चल रही थी? पढ़ाई चल रही थी एएन कॉलेज में। तो एप्लीकेशन के साथ साथ एक आर्टिकल भेजना था किसी भी विषय पे। तो मैंने बिहार के नक्सलवाद पे 5 पन्ने का आर्टिकल भेज दिया। थोड़ा जो पढ़ा था, जो सुना था, जो समझा था, उसको खूब बढ़िया तरीका, नक्सलवाद का इलाज क्या, नक्सलवाद कैसे शुरू हुआ। क्योंकि जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हर 10 दिन पे एक बड़ा नरसंहार होता था। हर 10-15 दिन पे हो जाता, उधर आरा में हुआ था, इधर मुंगेर में हुआ था, इधर जहानाबाद में हुआ। तो अखबारों में पढ़ते थे, हम चौंक जाते थे, हमारे कहीं ना दिमाग पे हिट करता था। तो हमने बिहार के नक्सलवाद पे 4-5 पन्ने का एक आर्टिकल लिख के उसके साथ एक एप्लीकेशन दे दिया कि प्रूफ रीडर नौकरी चाहिए। तो मेरे पास चिट्ठी आ गई कि आप इंटरव्यू देने के लिए आइए। तो जो संपादक जी थे उन्होंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद अधिकारी बोले तो आप प्रूफ रीडर क्यों बनना चाहते हैं? तो मैंने कहा मुझे लगता है यही किसी के लायक। बोला नहीं, आप सब एडिटर बनने के लायक हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था। तो बोला नहीं, हम आपको कल से ज्वाइन करिए। तो मैंने कहा अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, एग्जाम देने के बाद आऊँगा। एग्जामिनेशन मेरा ख़त्म हुआ था उस दिन, जो एग्ज़ाम कॉपी दी हमने उस दिन लिखते लिखते 10 बज गया था। हाँ, रात को 10 बज गए थे। वहाँ से हम 12 बजे पहुँचे उनके ऑफिस में, संपादक जी थे वहाँ पे। फिर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिए। फिर वहाँ से मैं गया पटना हनुमान जी के मंदिर में, जो बड़ा भव्य संकट मोचन मंदिर है, वहाँ गया, लड्डू खरीदा, रात को लड्डू चढ़ाया। फिर गया। बट अब इतने साल हो गए। ये 86 की बात है, 85 की बात है। 85 तो अभी लगता है लगभग 39-39 ईयर्स तो हो गए इस बात को। 39-40 साल हो गए इस बात को। 85 का मतलब, हाँ, तब 40 ईयर्स में एक साल कम। हाँ। तो सर कोई बड़ा डिफरेंस आप देखते हैं तब के जर्नलिज्म में और आज के जर्नलिज्म में, जो जर्नलिस्ट आज कर रहे हैं पत्रकारिता? नहीं, हम लोग जिस समय जर्नलिज्म में थे उस समय सुरेंद्र प्रताप सिंह का जर्नलिज्म चल रहा था, MG अकबर का जर्नलिज्म चल रहा था, संडे था, दिनमान था,
ये साहब क्या नाम है इनका, कन्हैया नंदन तो बाद में, कन्हैया नंदन तो बाद में है, रघुवीर सहाय थे, फिर नवा टाइम्स में राजेंद्र माथुर थे, हिंदी में टाइम्स ऑफ इंडिया में गिरिलाल जैन थे, फिर तो ये बहुत अरुण शौरी आ गए थे तब तक। ये सब बहुत बड़े पत्रकार थे, बड़े कमिटेड पत्रकार थे। आज माफ़ करना, आज वैसे पत्रकार अब नहीं है। क्या हुआ कि समाज तो पहले भी विचारधाराओं में बटा हुआ था। समाज में तब भी जनवादी लेखक संघ भी थे, प्रगतिवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ भी थे। समाज में तब भी लेफ्ट ओरिएंटेशन था और राइट ओरिएंटेशन था, दक्षिणपंथी और वामपंथी चलता था, लेकिन ये इतना नहीं था। और थोड़ा सा एक मानवीयता भी थी, और थोड़ा सा लोग सहृदय थे एक दूसरे के प्रति। कितना भी वैचारिक विरोध हो, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करना जानते थे। हाल के वर्षों में, मैं कहूँ पिछले 30 सालों में कह सकता हूँ, खासकर ये सब कब हुआ है, जब 91 में जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुई ना, तो पूरी दुनिया खुल गई। आप पहली बार अपनी आंखों से पूरी दुनिया को देखने लगे थे। 91 से पहले क्या था, हिंदुस्तान में सिर्फ इंडियन एयरलाइंस था। 91 से पहले सिर्फ दूरदर्शन था। 91 से पहले एफएम भी नहीं था। 91 से पहले गाड़ियां जो थी वो लोकल, कौन सी गाड़ी कहेंगे आप, कॉन्टेसा सबसे अच्छी गाड़ी हुआ करती थी, एम्बेसडर थी, या मारुति आई थी, और क्या इतनी गाड़ियां थी। और पीछे साबुन थे, वो 2 ही साबुन थे अपने पास गांव में, तो सर्चलाइट और लाइफ बॉय, उसका तो कोई साबुन नहीं आया था। बाद में हमामा है। तो आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। भारतीय जनमानस को बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं मिला था। जैसे ही हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, एक्सपोजर मिला। अब इंडियन एयरलाइंस के पैरेलल 6 एक साथ 7 एयरलाइंस आ गए। जेट एयरवेज आ गया, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस आ गया, दमानी एयरवेज, ये एयरवेज, जो एयरवेज सब आ गए। फिर उसके बाद टेलीविजन चैनल, तो सबसे पहले जी टीवी ने शुरू किया, स्टार टीवी आ गया, तो ये आ गया। अब दूसरे देशों के जो सीरियल्स थे वो स्टार टीवी पे आने लगे, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आने लगी। लोग वो सब सीरियल देखने लगे। तो पूरा, अच्छा, गाड़ियाँ कारों में, कार ऑटोमोबाइल सेक्टर में भयंकर रिवॉल्यूशन हो गया। मारुति एकदम से सबसे गरीब लोगों की गाड़ी हो गई। थोड़ा सा भी 2 पैसा ज़्यादा हो गया तो फिर ओपेल स्टार लेकर घूमने लगे। तो वो जो बदलाव हुआ है, मेरा मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत होऊंगा, कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ ना, उसने समाज के लोगों में से जो लाज लिहाज था ना, उसको खत्म कर दिया, उसको एकदम खोल दिया। वो एक तरह का इंपावरमेंट भी हो सकता है। शुरू में नॉलेज का इंपावरमेंट भी होता है। जब नॉलेज का इंपावरमेंट होता है ना, तो आदमी बराबर में खड़ा हो जाता है। आप अपने बाबूजी से तब तक डरते हैं जब तक आपको नॉलेज ज्यादा नहीं होती। नॉलेज होगा तो ठीक है बाबूजी, लेकिन हमको ही पता है, खड़ा हो जाते हैं ना। अपने ज्ञान पता है आपको, आप थोड़ा गलत है यहाँ पे। ठीक है, आप मेरे बाप पे आदर किया है, लेकिन हमको ही पता है, अरे तो ऐसे आग दिखाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद वो समाज में एक बहुत ज्यादा चीजें आ गई अचानक, और उसके बाद धीरे धीरे लोग स्टैंड लेने लगे, खड़े होने लगे अपनी अपनी बात पे। पहले से हमारे यहाँ मान लीजिए पटना में हमको कोई, कम्युनिस्ट नहीं हूं, लेकिन पहले में कम्युनिस्ट आदमी मिल जाता है। अब मुझे कम्युनिज्म हमको पसंद नहीं है, या कम्युनिज्म की विचारधारा में बहुत सारी कमियां हमको मालूम है, लेकिन कोई सीनियर कम्युनिस्ट मिल गया तो हम झुक जाते थे। अब वो नहीं है। मैं 96 में एमपी बना। मुझे याद है कि 2004-5 तक इस देश में एमपी, एमएलए, पॉलिटिशियन की एक रिस्पेक्ट थी। अगर हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और लाइन लगी है, तो अगर हम लोग पहुंच जाएं तो लोग, सर आइए, सर प्लीज आइए, ये रिस्पेक्ट था। आज अगर लाइन तोड़ के एमपी गुजर, पीछे गलिया देते हैं सब उसको। What is this nonsense, sir? We have paid for the ticket. You cannot break the queue. बेचारा चिरंजीवी एक एक्टर है, वो हैदराबाद में वोटिंग देने के लिए गए, क्यों? तो लाइन लगी हुई थी, तो अपना स्टाइल में अपने बच्चों के, बहू और बेटियों के साथ रहा, स्टाइल में गया, मैं फिल्म स्टार हूँ, सुपर स्टार हूँ। जैसे ही ब्रेक किया, सब टूट पड़े उस पर, बेचारा हाथ जोड़ के पीछे के लाइन में लग गया। जबकि वो मंत्री और एमपी थे वो, जबकि उनको कितना माना जाता है। हाँ, तो वो जो बराबरी का दर्जा लेके जो एक लोग हमारे यहाँ खड़े हुए ना, अपने आप को लिबरेट समझ के, मतलब सही तौर पर, मानसिक तौर पर जो एक आज़ादी मिली, वो उसके बाद मिली है।
और जब आज़ादी मिलती है ना, उससे थोड़ी दिक्कत आई है। हाँ, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा बड़ा समाज बट गया वैचारिक तौर पर। वो जो वैचारिक तौर पर बटा, उसका असर जर्नलिज्म पर भी है, समाज के हर सेक्टर पर है, उसका असर पॉलिटिक्स में भी है। भाई एक जमाना था जब पॉलिटिशियंस, जैसे मधु लिमे इंदिरा जी के जबरदस्त क्रिटिक हुआ करते थे, और मतलब मधु लिमे इंदिरा जी को इतना क्रिटिसाइज कर, मतलब आज इस मुद्दे पे आज मधु लिमे बोलेंगे तो इंदिरा जी कई बार डर के मारे आती नहीं थी। और वो इंदिरा जी उनका भाषण होने के बाद दोपहर बाद शाम को या तो जाती थी या फोन करके लिमे जी को थैंक यू बोलती थी, आपने बहुत अच्छा बोला। या अगर कल वो कुछ पूछने वाले हैं, उनकी नोटिस आ गई है, तो रात को इंदिरा जी फोन करती थी। वो जो अटल जी तक की परंपरा थी, अटल जी बाकी पॉलिटिशियंस के एक सम्मान देते थे। आप राजीव गांधी का पुराना किस्सा सुना होगा आपने, जब अटल जी अपोजिशन लीडर थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो अटल जी को अचानक हार्ट का एक मेजर कोई कैंसर या हार्ट का कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ, और इसका इलाज अमेरिका में ही है। बीजेपी तब इतनी बड़ी पैसे वाली पार्टी नहीं थी, अटल जी के पास पैसे थे नहीं, बेचारे तो ब्रह्मचारी आदमी। तो जब राजीव जी को पता चला, तो राजीव जी ने अटल जी के नेतृत्व में एक पूरा पार्लियामेंट का डेलीगेशन प्लान करके दिया अमेरिका का, कि यू हेड दिस डेलीगेशन, गो टू यूएस और ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद वहाँ आप ट्रीटमेंट कराइए, फिर आइए, बाकी पूरा डेलीगेशन आपका लौट आएगा। तो ये जो एक प्रेमल संबंध था समाज में अपने विरोधियों के साथ, वो संबंध खत्म हो चुका है। अब तो एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके घूमते हैं सर। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कहीं ये तो नहीं कि नहीं, इसका रीजन प्राइवेटाइजेशन नहीं है, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे संबंधों में वो हो गया, डिजेनरेशन हो गया। नहीं, लोग ऐसे भी, मतलब जो पॉलिटिक्स में लोग भी अभी ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे हम लोग जानते हैं कि क्रिमिनल हैं, बाहुबली हैं, और वो लोग पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। तो कहीं वो रीजन है उनकी मानसिकता? सिर्फ वही नहीं है, वही नहीं है, वो भी एक रीजन हो सकता है, वो एक, लेकिन वो एकमात्र रीजन नहीं है। ऐसा नहीं कह सकती कि बाहुबली लोग अभी आ रहे हैं, पिछले 25-30 सालों में बाहुबली तब भी आते थे। भाई आप नेहरू जी का जो आइडियलिज्म है उसके खत्म होने के बाद से तो सब वही आए। भाई 77 में जब इनकी सरकार जाती है इंदिरा जी की, और 1980 में एग्जैक्ट जो डिजेनरेशन हुआ है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, मुझे याद आ गया अभी। 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार गिरती है, तो इंदिरा जी की कांग्रेस पार्टी का पूरा कमान संजय गांधी अपने पास लेते हैं और कैंडिडेट ढूंढना शुरू करते हैं। जो जितना बड़ा बदमाश, वो संजय गांधी का उम्मीदवार। अच्छा, वहां बड़े बड़े शूटर्स, बाहुबली, क्रिमिनल्स, खुद भी थोड़ा सा संजय गांधी कुछ इस तरह के अप्रोच रखते ही थे, थोड़ा हॉट हेडेड थे आदमी वो। तो पहली बार बड़े पैमाने पर इस तरह के बदमाश टाइप के लोग आए, पार्लियामेंट में आए हैं या पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए। उसके बाद तो धीरे धीरे फ्लडगेट ही बन गया ना, उसके बाद तो लोग आने लगे। लेकिन यही एक कारण नहीं है, राजनीति में जो संबंधों का जो छीजन हुआ, जो संबंध छींचते चले गए, संबंधों में डिजेनरेशन हुआ, या संबंध उतने कॉर्डियल नहीं रह गए, सौहार्दपूर्ण नहीं रह गए, उसका कारण बहुत सारा, एक तो ओवर एम्बिशन हो गया है। मैं उसका कारण एक थोड़ी देर के लिए समझ सकता हूं कि जो एक वंशवाद की परंपरा है, एक परिवारवाद है, वो भी है। क्या होता है कि एक बड़े बाप का बेटा जब नेता बन के उतरता है ना, तो उसके अंदर आई डोंट केयर ये एटीट्यूड होता है। ही इज वेरी बिग पॉलिटिशियन, हु केयर्स? उसको तो मिल गया ना प्लेट में। और जो आदमी नीचे से सरपंच के और मुखिया के चुनाव लड़ते 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 नेता बना है और एमपी बना है, उसको मालूम है ना संघर्ष क्या होता है। राइट। तो अपने सीनियर का या अपने दूसरी पार्टी में जो लीडर है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका व्यवहार क्या है, और वो कितना अच्छा बोलता है, उसका सामाजिक सरोकार कितना है, इसका महत्व उसकी नज़र में नहीं है जो बड़े बाप का बेटा है। उसकी नज़र में नहीं होगा जो पैसा खिला के आया है, और उसकी नज़र में नहीं होगा जो बूथ कैप्चर करके आया है। तो कई थे जिसकी वजह से धीरे धीरे जो भारत की राजनीति है वो थोड़ी सी प्रदूषित होती चली गई, और आज तो भयंकर प्रदूषण हो चुका है। आज को ढंग के लोग थोड़ी अब रह गए हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो अभी भी अटल जी वाली परंपरा के हैं या फिर नेहरू जी वाली परंपरा के हैं, हो सकते हैं। अब नेहरू जी का एक किस्सा आप समझ लीजिए, कैसे पॉलिटिशियन हमारे यहाँ होते थे। नेहरू जी के सबसे बड़े आलोचक थे राम मनोहर लोहिया, मतलब वो पूरी जिंदगी उनकी आलोचना करते रहे वो।
लेकिन बेचारे लोकसभा हार जाते थे। जैसे अभी मोदी लहर में 10 साल में हम लोग का क्या हुआ, हम लोग कितना भी काम करे हार जा रहे थे, क्योंकि मोदी लहर वैसे नेहरू जी की लहर हुआ करती थी वो, तो वो हार जाते थे लोहिया जी, और उसके बाद नेहरू जी उनको राज्यसभा में ले आते थे। तो नेहरू बताया लोगों ने कि तू आपकी इतनी आलोचना की काय को ला रहे हैं आप, तूने कहा कि यही तो है जो आलोचना करेगा तो मुझे समझ में आएगा क्या गलत कर रहा हूं मैं। ये सोच तो खैर अब मुश्किल है मुझे। अब खत्म है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, जो रहीम बोल के गए, रहीम ना कबीर, रहीम बोले तो निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है साहब। वो कॉन्सेप्ट वो भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है, भारत की सभ्यता का एक हिस्सा है। महाभारत में युद्ध होने वाला है और दोनों तरफ से तनातनी है, तब आखिर में कृष्ण जाते हैं ना दुर्योधन के पास, राइट, वरना कोई जाता है क्या? अब सीधे अब तो एक बार नोटिस भेज दी तो भेज दी, अब अंदर मिलिए, अब देखेंगे मिले आप मैदान में लड़ेंगे। लेकिन कृष्ण जाते हैं, बोलते कि भाई अभी भी टाल दे, जो 5 गांव मांगने वाला जो किस्सा है, राइट। तो ये सब भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, भारतीय परंपरा है। ये परंपराएं अब धीरे धीरे बहुत कमजोर हो रही है, इन परंपराओं में विश्वास कम होता चला जा रहा है, इन परंपराओं का पालन कम होता चला जा रहा है। आगे का जनरेशन कितना इन परंपराओं को आगे लेके जाएगा या हमेशा के लिए इसको दफन कर देगा, कहना मुश्किल है। आप भी कभी कभी पब्लिक डोमेन में, मैं जब बहुत सारी टीवी डिबेट में देता हूँ, काफ़ी उग्र हो जाते हैं और बोलते भी हैं गुस्से में, और जो अभी आपको सुनने पे लगता है कि आप सौहार्द, प्यार, ऐसी विचारधारा आप सोचते हैं और रखते भी अंदर, तो बाद में बुरा लगता है कि भाई मैंने फालतू इतना बोला है उस सामने वाले को या अपोजिशन को, सब तो मिलके ही देश की प्रगति में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ये अफसोस होता हो कि यार फालतू क्या। देखिए टीवी पे क्या होता है, मैंने आपकी डिबेट देखी कि कभी बहुत ही टीवी पे जो पैनल डिस्कशन होता है, मेरे हिसाब से इसको बंद कर देना चाहिए। हाँ, ये समाज को प्रदूषित करने वाला सबसे बड़े कार्यक्रम है सब। होता क्या है कि सभी पार्टियों के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबको अपना अपना पक्ष रखना है, उन पे प्रेशर है कि रखो। तो अगर आप सौहार्दपूर्ण व्यवहार के चक्कर में अगले आदमी को चढ़ जाने का मौका दिया, तो फिर तो साहब आप ईमानदारी से ईमानदार जो प्रयास था पार्टी के लिए, वो ईमानदार प्रयास नहीं करते हैं, आपने कहीं ना कहीं बेईमानी कर दी, आप कमजोर साबित हो गए। तो अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हम किसी से कम नहीं और हम तुमसे तो कम नहीं है किसी भी हालत में, या हमारी सोच अच्छी है, हमारी पार्टी की राय अच्छी है, पार्टी की विचारधारा अच्छी है, हमारी पार्टी, हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, ये लो, और उसको ठोकते हैं तब उसको। तो लेकिन किसी भी पैनल डिस्कशन के एंड में कुछ भी कॉन्क्रीट रचनात्मक निकल के नहीं आता है। मैं वर्षों पहले मैंने पैनल डिस्कशन पे जाना बंद कर दिया था, फिर हाल में, फिर अभी जब मैं कांग्रेस में था तो एकदम मेरी जान के पीछे रहने, नहीं आना शुरू करो तो फिर जाने लगा। फिर मैं हफ्ते में 1-2 जगह जाता था और सिलेक्टेड लोगों के पास जाता था। अब तो पूरी तरह बंद कर दिया मैंने कहा नहीं आऊँगा। बट मैं देखता हूँ, लगता है कि 2 आदमी हैं, मतलब भले 2 पार्टियों के हैं, लेकिन दोनों भारत के हैं, दोनों इंडियन नागरिक हैं, भारतीय हैं, और दोनों देश का भला चाह रहे हैं, और फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। मतलब जब दोनों लड़ाई नहीं, देखिए मतभेद में कोई बुराई नहीं है। नहीं, लोग आपके इस तरह की डिबेट से बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग आपस में एक आ जाता है गुस्सा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोसाइटी में असर पड़ता है। जब आपके 2 लीडर आपके रिप्रेजेंट करने वाले टीवी पे लड़ रहे हो, तो आपको लगता है कि भाई मुझे भी लड़ना है सामने वाले से, आपको लगता है कि ऐसा सोसाइटी में नहीं। मैं एक समझिए, 2 परस्पर विरोधी विचार तो होने ही चाहिए जी। अगर एक ही विचार हुआ ना तो लोकतंत्र खत्म है। राइट, लोकतंत्र में डिबेट बहुत जरूरी होती है। नहीं, जैसे आपने बोला कि पैनल पे पब्लिक डोमेन में डिबेट करना इस तरह से, जो आपने बोला कि जिस तरीके से डिबेट हो रहा है वो गलत है, कराया जाता है जो कराया जा रहा है। मुझे याद आ रहा है जब आम आदमी पार्टी, आपने बताया था, आम आदमी पार्टी जब शुरू हो रही थी, तो मैं उस समय एमपी था और हमारे दिल्ली के बंगले में ऐसे टीवी वाले लगाए थे और कान में वहां थे, तो वहां जो टॉक बैक जो होता है उधर से बोलते, सर जरा जोर से बोले, जरा एग्रेसिव हुई ना सर, आप बड़ा बहुत स्लो बोले। मैंने कहा अरे तुम तय करेगा क्या करना है। तो ये टीवी वाले भी चाहते हैं कि पैनल में डिस्कशन हो, मजा आए, थोड़ा मारामारी हो, उससे उनका टीआरपी बढ़ती है। तो इसलिए वो लोग टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस देश में जो परिसंवाद था, जो विमर्श का जो वातावरण था, जो सौहार्दपूर्ण हो सकता था, उस पूरे विमर्श को कलुषित कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि टीवी वाले को अपना टीआरपी बढ़ाना है, और हम उस टीआरपी के का जो मतलब पूरा जंजाल था ना, उसके शिकार बन गए।
इसलिए कई लीडर ने जाना छोड़ दिया, मुझे लगता है बहुत सारे जो हाँ नहीं जाते, बहुत नए नए आते रहते हैं, नए नए को आना भी चाहिए। वो भी जब नई एनर्जी है, नया आता है तो दिन में 5 चैनल पे जाएगा, वो दिन भर रोज जाएगा चैनल पे। वो देखता हूँ ये 6 महीने में थक जाए, 6 महीने बाद तो जाना बंद कर देता है। मुझे लगता है इनका कहीं बीपी उपी ना बढ़ जाए, इतने गुस्से में है। मर गए थे त्यागी जी, हाँ मालूम है किस्सा आपको? मैं बिल्कुल पता है। आज तक पे गाजियाबाद के कांग्रेस के प्रवक्ता थे राजीव त्यागी जी, ऐसे ही बहुत अग्रेसिव तरीके से पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते थे। वो बोलते वो लोग उठे जाके मर गए बेचारे, उनका हार्ट अटैक हो गया। बट स्ट्रेस तो होता ही आदमी को, जब बोल रहा है तो आप दबाव में तो होते ही हैं, आप प्रेशर में होते हैं। सामने वाले कोई क्या बोल रहा है, मतलब गाली गलौज सब चल रहे, लोग कितने टेंशन में आ जाते होंगे, तनाव में, कितना गलत है ये, बहुत ही गलत है। मैं तो खुद मानता हूँ कि ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वैचारिक टकराव होते रहना चाहिए। वैचारिक टकराव का तो आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि राममनोहर लोहिया जी वाला इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, उससे ज्यादा तो क्या टकराव हो जाएगा। वो तो नेहरू जी की महानता। मैं समाज में, आपके घर में भी वैचारिक टकराव होना चाहिए। बिल्कुल। मैं जो सोच रहा हूं उसके हिसाब से पूरा घर चलेगा ना, तब तो सब डिक्टेटरशिप हो गई। राइट। घर में भी एक लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, आपकी कंपनी में लोकतांत्रिक वातावरण, पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, पूरे देश में लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए। पार्लियामेंट में सबको अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है। आप पुराने जमाने के सारे भाषणों को देखिए, पढ़िए और सुनिए, कितना दिलचस्प होता था। अटल जी कुछ बोल रहे हैं, नेहरू जी कुछ बोल रहे हैं, क्या नाम इनका, अपने जो फेमस थे वो सोमनाथ चटर्जी बहुत अच्छा बोलते थे। हमारे यहाँ गीता मुखर्जी थी, सुषमा स्वराज बोल रही थी, सुषमा स्वराज बहुत अच्छा बोलती थी, अरुण जेटली बहुत अच्छा बोलते थे। अच्छा, मेरी पर्सनल एक ऐसी इच्छा थी जानने की कि जैसे कि भारत में 543 MP है ना, बट इतना डिफरेंस क्या, 20-25 को लोग जानते हैं, 30 को बाकी को लोग जान भी नहीं पाते हैं। मतलब कुछ भेदभाव होता है कि इंटरनेट पार्टी नहीं, भेदभाव कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट में किसी को बोलने का मौका मिलता है और किसी को बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। नहीं, एक तो पार्टियों की स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम अलॉट होता है। राइट। जो पार्टी बड़ी होगी उसको ज्यादा टाइम मिलता है, तो फिर उसमें वही 10 चेहरे बोलते रहते हैं, वही 10 चेहरे बोलते हैं। नहीं, बोलने को सब बोलते हैं, लेकिन सबके पास बोलने के लिए कंटेंट भी तो होना चाहिए ना। जैसे मैं जब राज्यसभा में गया तो नया नया गया था, मैं देखा वहाँ से NKP साल्वे, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारी लोग, उधर से ये बीजेपी विजय कुमार मल्होत्रा थे। तो ये अब उसमें मैंने कहा बाप रे, इतने भारी लोगों के बीच अपने को अपनी पहचान बनानी है। तो मेरे पास एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड था, वो मुझे बहुत हेल्प किया। और पहला स्पीच जो मेरा है फॉरेन अफेयर्स, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट के वर्किंग के ऊपर डिस्कशन, और उसमें मैंने अपना नाम डाल दिया और मुझे अलाउ किया गया। और वो खूब बढ़िया भाषण दे रहा था। भाषण देते देते मैंने एक ऐसा जोक सुना दिया कि मेरे को बंद करा दिया गया। अच्छा। वो आज भी डिबेट है पड़ा हुआ कहीं पे। तो NKP साल्वे पीछे देख रहे थे कि ये कौन है नए सदस्य, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो आखिरी शब्द दिया दैट इज बैड इन टेस्ट। और वहाँ पहले दूसरे दिन से कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई, तो अलग अलग विषयों पे कंट्रोवर्सी करते करते मैं एक ओरेटर करके खड़ा हो गया वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो शिवसेना से था जिसके पास कम से कम टाइम था, लेकिन उस पर मैं अपना बोल के अपने भाषणों की वजह से जाना गया। तो वो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। MN दास करके एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उड़ीसा के थे, जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड MP थे, एक बड़े बुजुर्ग थे। एकदम MN दास जी मुझे मिल गए एक दिन, बोले संजय जी आपका रिसर्च कौन करता है? मैं समझा नहीं साहब। बोला आप हर विषय पे इतने नॉलेज के साथ बोलते हैं, कौन करता है रिसर्च, मुझे उससे मिलवाइए। मैंने सर मेरे पास कोई नहीं है, सब कुछ अपना ही है। क्या आप खुद करते हैं? मैंने खुद करते मतलब जो नॉलेज है वही रख देता हूँ आगे। तो बोला आप कहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। तो ऐसा लगता है, मुझे लगा कि आपका 4-5 रिसर्चर्स है, वो आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। मैंने सर एक रिसर्चर नहीं है मेरे पास, मैं खुद करता हूँ सर। लेकिन उसका कारण क्या था कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, फिर अगेन वहाँ लाइब्रेरी है, वहाँ ज्ञान का भंडार है, वहाँ जाइए ना, ढूंढिए ना, सब कुछ पड़ा हुआ है वहाँ पे। मुझे जिस विषय पे बोलना होता था मैं नोटिस देता था, 2-3 दिन का टाइम लेता था, पार्लियामेंट में घुस जाता था। तो उनका रेफरेंस सेक्शन बहुत अच्छा है, वो हर विषय पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आके देते थे। 4 घंटे 5 घंटे में पूरा फाइल दे देंगे आपको। अब उसको लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक जग के पढ़ना पड़ेगा, तब सुबह स्पीच तैयार होगी। तो जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, बोलेंगे क्या, तब तक आप बोलेंगे नहीं। जब बोलेंगे नहीं तो लोग पहचानेंगे नहीं। तो ये 20-25 ही लोग हैं जो मेहनत करते हैं, बेचारे बोलते हैं, जिनको लोग पहचानते हैं। एक और सवाल है सर कि मेरा, कि अभी जो यूथ है, बहुत सारे लोगों से मिलो तो अब उनको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, कोई इंटरेस्ट नहीं, जैसे हम लोगों ने शुरुआती डिस्कशन में भी किया था।
अगर कोई जाना चाहे, कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए कि कैसे शुरुआत करें? क्योंकि अब जो एंट्री है, मतलब लोग का ये तो कोई एग्जाम तो है नहीं कि कोई एंट्री दे दे एग्जामिनेशन दे के, तो लोग कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें? फिर लोग बोलते हैं यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, दिक्कत है, कहाँ से शुरुआत करें, कोई अपनी पार्टी बने। तो एक यूथ को आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने देखिए, अभी 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं। उनने अपने भाषण में बताया कि मैं 1 लाख ऐसे नौजवान तैयार करना चाहता हूं जो भारत की राजनीति में प्रवेश करें। और वो परिवारवाद वाले नहीं होने चाहिए, किसी बड़े बाप के बच्चे नहीं होने चाहिए, वो गांव से आए, शहर से उभरे, वो सिर्फ बीजेपी से भी नहीं होने चाहिए। जो विचारधारा रखो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल विचारधारा के लेके आओ, लेकिन ये जो 1 लाख यंगस्टर्स आएंगे ना, वो हिंदुस्तान की लोकतंत्र को आगे लेके जाएंगे। अब एक भाषण है, ये कल्पना है। इस कल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार कोई स्कीम बना रही, कोई प्रोग्राम बना रही, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं नहीं बोल रहा कि आईएएस आईपीएस की तरह कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन सरकारों की तरफ से इस तरह का एफर्ट होना चाहिए कि अच्छे टैलेंटेड लोग गाँव में, मोहल्लों में निकल के उनको प्रमोट करें। कोई जरूरी कि सीधे एमपी का इलेक्शन लड़े, वो छोटे छोटे इलेक्शन लड़ सकते हैं। जब महिलाओं का रिजर्वेशन आया हमारे देश में, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जब रिजर्वेशन आया, तो एक साथ 2009 या 10 की बात है, 10 लाख महिलाएं पंचायती राज में काम कर रही थी। काम कर रही मतलब एम्प्लॉय नहीं थी, कोई सरपंच है, कोई मुखिया है, कोई ग्राम पंचायत के सदस्य है, कोई जिला परिषद के सदस्य है, 10 लाख महिलाएं थी। तो बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पे हमारे यहाँ के यंग बच्चों को ट्राई करना चाहिए। आप कभी कभी अखबार में पढ़ते होंगे कि राजस्थान में फला लड़की सरपंच बन गई, वो मिरांडा स्कूल की टॉपर है, मिरांडा कॉलेज की, या एमबीए है, या डॉक्टर है। तो ये बड़ी खुशनुमा चीजें हैं, खबर है जी। ऐसी लड़कियां जा रही हैं, सरपंच का चुनाव लड़ रही हैं, फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ रही हैं, या ऐसे लड़के जा रहे हैं वहां पर कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके आगे आ रहे हैं। वहीं से धीरे धीरे उनका करियर शेप लेगा। राइट। तो जिन बच्चों को पॉलिटिक्स में आना है, सबसे पहले तो अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उसको तय कर लें। अंततः वैचारिक प्रतिबद्धता क्या है? मनुष्य की सेवा, देश की सेवा, जनता की सेवा, इससे बड़ी तो प्रतिबद्धता कोई नहीं हो सकती। और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, जैसे कि एक जॉब करके आदमी कुछ अर्न करता है, बट पॉलिटिक्स में शुरुआत में तो कुछ पैसे बनते नहीं। कई बार आप जॉब करके भी कर सकते हैं पॉलिटिक्स, कई बार एक छोटा मोटा बिजनेस चलाते हुए भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गांव में। बट आपके पास कुछ बैकअप होना चाहिए, मुझे लगता है। बैकअप होना चाहिए, बैकअप की तैयारी करिए। कई बार लोग, जैसे गाँव में जो लोग आते हैं उनका खेत खलियान रहता है, खेती करते रहते हैं, खेती करते हुए पॉलिटिक्स राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आते हैं। तो आया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब राहुल गांधी जी जब देख रहे थे यूथ कांग्रेस, तो उन्होंने बताया वो सारे लोगों को एंट्री दी, बोले कि सब लोग आओ यूथ कांग्रेस के मेंबर बनो। जो लोग आए, अनफॉर्चुनेटली बड़े बाप के बेटों ने ही कब्जा कर लिया आखिरकार। बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, मतलब अच्छे नहीं, मतलब एक साधारण बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे बहुत कम आए यूथ कांग्रेस में आखिरकार। बड़े बड़े बाप के बेटे का कोई पैसे का खेल शुरू हो गया। नहीं, एक और चीज़ है ना कि राहुल गांधी जिस बैकग्राउंड से है, वहाँ पे उनकी ट्यूनिंग भी तो नहीं बनेगी। दूसरे जो गरीब और किसान बेचारे आ रहे हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन अंततः उनके आसपास जो हैं वो बड़े बाप के बेटे ही रहे। ऑब्वियस सी बात है, तो उनकी विचारधारा बातें मैच नहीं करेगी। तो आपका जो सवाल है वो बड़ा अच्छा है, और उसका मैं समर्थन करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। और मैं खुद चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में साधारण घरों के अच्छे लोग, और एक थोड़ा सा कमिटमेंट हो समाज का काम करने को लेकर के। और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, जितने भी पॉलिटिकल विचारधारा है ना, सबका मोटो एक ही है, समाज की सेवा, लोगों की सेवा, डेवलपमेंट, यही है ना। इसके अलावा और क्या है भाई? कम्युनिज्म का भी क्या है? कम्युनिज्म का रास्ता अलग हो सकता है, बट मकसद तो सेम, मकसद तो वही है सबका। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को आप राइट विंग पार्टी कहते हैं, तो उसका भी तो आखिर में तो मकसद अंत्योदय का विकास ही है। हर गरीब का विकास हो, पूरे देश का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, यही सोच है ना। तो कम्युनिस्टों की भी यही है, कांग्रेस की भी यही है, जो मध्य मार्गी है उनका भी यही है। तो विचारधारा कोई भी हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी आपका कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट हैज टू बी टुवर्ड्स सोसाइटी। एक और चीज़ मेरा पर्सनल है, और मैं बहुत बार सोचता भी हूँ कि आप जैसे तीनों शिवसेना में रहे, फिर कांग्रेस में भी रहे, और अभी फिर आप शिवसेना शिंदे जी वाले ग्रुप में।
तो बड़ा मुश्किल नहीं होता कि कभी आप इनके बारे में अपोजिशन में निगेटिव बोल रहे थे और फिर आप इस पार्टी में हैं, तो काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा? मतलब आप तो चलो ठीक रिसर्च है, कर वो सब चीजें हैं, लेकिन आप तो खैर रिसर्च वाले आदमी तो रिसर्च भी कर लेते हैं, फिर आपके पास डाटा आ जाता है। बट जो लोग बेचारे शिफ्ट करके, मैंने बहुत बार देखा है कि भाई पार्टी बदल गई लेकिन उनकी सोच अभी बदल नहीं रही है, बोलना इनको मैं ओरिजिनली मैं दिल्ली में जब नौकरी करता था तब पांचजन्य में था। पांचजन्य मतलब आरएसएस का माउथ पीस रहा है। तो मेरी जो प्रारंभिक जो ट्रेनिंग हुई है जर्नलिज्म में, वो तो हिंदुत्ववादी ट्रेनिंग थी। वहाँ से मैं जनसत्ता में आया, तब खैर ये तो एक न्यूट्रल न्यूज़पेपर था, गोयनका जी का अखबार था। फिर मैं सामना में आया तो अगेन वो हिंदुत्ववादी ब्रांडिंग थी वो। फिर मैं शिवसेना से निकला, तो बीच में फिर शिवसेना से डिफरेंसेस के कुछ अलग कारण थे जहाँ से मैं निकला। फिर कांग्रेस में लगभग 20 वर्षों तक कांग्रेस में रहा। 20 वर्षों तक कांग्रेस में रहने का मतलब ये नहीं कि मैं एक कोई हिंदुत्व विरोधी व्यक्ति था, ये भी नहीं था कि मैं को पूरा वैचारिक तौर पर एकदम से, ठीक है पार्टी अलग हो सकती है लेकिन आपके अंदर जो विचार हो, विचार वही रहा। उस विचार को लेकर के जिंदा रहा, उस विचार को लेकर काम करता रहा। ठीक है, पार्टी की अपना, पार्टी की सोच की एक परिधि है, उस परिधि को पार नहीं कर सकते, उस परिधि के अंदर रह के आप काम कर सकते। फिर कुछ ऐसे इश्यूज आ गए, कुछ ऐसे मतभेद बने, लगा कि वापस वहाँ चला जाए। तो हम जहाँ पर, तो बेसिकली वो घूम फिर के वहीं आना हुआ है। तो बहुत इतना ज़्यादा मुझे अड़चन नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि आखिरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी विचारधारा, उसका मकसद क्या है? मकसद तो वही है ना। बाकी अच्छा आप एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला के कोई राजनीति करना चाहते, इसका तो कोई अर्थ नहीं। तो नफरत फैलाना तो आपका पर्पस नहीं है ना। आपका पर्पस तो विकास करना है, समाज की सेवा करना है। तो समाज की सेवा करने के लिए बगैर नफरत फैलाए भी आप हिंदुत्व की विचारधारा के साथ काम कर सकते हैं। हाँ, राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। तो अभी लगता है कि जैसे अभी विपक्ष इतना हंगामा करती है, कि आपको लगता है कि पिछले 15 साल में जब से नई सरकार आई है, बदला है कुछ देश में, सौहार्द गड़बड़ हुआ है, लोगों को हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लगा है आपको कभी? थोड़ा तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका रीज़न लगता है कि बीजेपी है? नहीं, थोड़ा एक जैसे भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो अचानक जो थोड़ा एग्रेसिव टाइप के लोग थे, उनको लगा बस अपना राज आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। राइट। तो शुरू में कुछ देखा गया था ऐसा, लेकिन अब धीरे धीरे खुद नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, वो बड़ा कमेंडेबल है। जैसे उनकी एक एमपी थी भोपाल की, वो कुछ भी बोलती थी, समझ गए, जिनको टिकट, महात्मा गांधी के खिलाफ कुछ बोलना, गोडसे जिंदाबाद करना, और फिर उन पर टेररिज्म का भी एक केस था, और एक दो बार बोला गया कि मत ऐसा करिए, फिर भी नहीं, आखिरकार उनकी टिकट ही काट दी ने। उनके एक एमपी थे जो चुनाव से पहले बोल दिए कि 400 आ जाएगा तो संविधान बदल देंगे, तो ये कर देंगे, अगर उसकी टिकट ही काट दी। वो 5-7 बार का एमपी था वहाँ से। तो वो जो एफर्ट है नरेंद्र मोदी जी का, वो एक उम्मीद जगाता है कि जो रफियन टाइप के लोग थे, वो जिस तरीके से जोश में आकर के एक तोड़ फोड़ में या फिर पूरे पर्टिकुलर समाज के खिलाफ जो एक नफरत का विचार फैलाने में लगे हुए थे, उस पर चेक लगा है और आगे और चेक लगाना पड़ेगा। आपका इंटरेक्शन हुआ है मोदी जी से? बहुत पहले हम लोग तो साथ में जी पे पैनल डिस्कशन में होते थे। अच्छा, शुरुआती दिनों में? मतलब जब वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जब वो दिल्ली में थे, तो ऐसा कई बार हुआ है कि हम एक साथ टीवी डिबेट में हुआ करते थे हम लोग। तभी प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी वगैरह हुआ करते थे। फिर जब मुख्यमंत्री बन गए तो हम गए थे ना, एक बार उद्धव जी को लेके गया था मैं उनके अहमदाबाद में, उनके मुख्यमंत्री कार्यालय, अरे घर पे हमको खाना वाना खिलाया था उन्होंने। फिर उसके बाद नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कभी नहीं मिला उन्होंने। नहीं मुलाकात हुई? हमारी कई मुलाकातें हो जाएगी मुलाकात। हाँ, अब तो है ही आपकी तो मुलाकात बिल्कुल होगी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि जब अभी हम लोग जब 1 घंटे से बातचीत कर रहे हैं कि आपका एक दूसरा रूप भी है, जिसमें साहित्य भी है, जिसमें जर्नलिज्म भी है, जिसमें एक सॉफ्ट हार्टेड आदमी भी है, जो एक आम आदमी भी है। और नो डाउट आपने राजनीति का वो दौर भी देखा है जहाँ पे आपने बोला कि सौहार्द था, लोग अपने विरोधियों को भी साथ रखते थे, और अब एक ये दौर भी है जहाँ पे मारपीट चल। आपको लगता है कि वो दौर वापस आ सकता है? ये बहुत मतलब एक मतलब यूटोपियन सोच होगी, एक आदर्शवादी सोच होगी। ईश्वर करे वो दौर आ जाए वापस, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे, लेकिन लाने वाले भी तो हम ही हैं। जो आज के दौर के प्लेयर्स हैं, ये उनको ही संकल्प लेना होगा कि भाई हमारे कितने भी वैचारिक मतभेद हो, राजनीतिक तौर पर भले हम एक दूसरे से अलग हों, लेकिन आखिरकार अंततः हम भारत के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के सहोदर हैं। इस तरह का अप्रोच लेंगे तो निश्चित तौर पर आ सकता है। लेकिन राजनीति जितनी हो गई है, कठोर हो गई है,
और जितनी कटुता आ गई है राजनीति में, उस हिसाब से नहीं लगता कि इतना आसान है। मुश्किल है। एक और चीज़, आपने लगातार पिछले 30-40 सालों से उत्तर भारतीय और मराठी दोनों जनता को दोनों जनता का प्यार मिला है आपको, और आपने दोनों के लिए बहुत कुछ किया भी। बहुत सारे डिफरेंसेस बीच में आ गए थे, तो आपको लगता था वो भी एक राजनीतिक स्टंट ही था, पॉलिटिकल स्टंट ही था? क्योंकि मैं तो खुद ग्राउंड में मुंबई पे हूँ, और जो आपको लोकल लोगों से जितना प्यार मिलता है, मुझे लगता नहीं कि किसी और स्टेट में जाके, मैं कभी सोचता भी हूँ कि अगर जितने हम लोग मुंबई में हैं, उत्तर भारत वाले, अगर इतने मराठी बिहार में होते तो क्या हालत होती, हम लोग कितने एग्रेसिव हो जाते। ये बात तो सही है कि महाराष्ट्र के लोगों ने, खासकर मुंबई के लोगों ने अपना दिल उदार करके बड़े पैमाने पर बाहर के प्रदेश के लोगों को जगह दी, उनको एक शेल्टर दिया, और उनके साथ साथ एक सह अस्तित्व की भावना के साथ जीने का अभियान शुरू किया। और लेकिन बाकी प्रदेशों में ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह सकता, नहीं मानता हूँ। यूपी में आपको, बनारस में बहुत बड़े पैमाने महाराष्ट्र लोग रहते हैं, और जब मराठा साम्राज्य हुआ करता था तब बिठूर में रहते थे। झांसी की रानी तो ओरिजिनली बनारस की थी, उनके पिताजी जो मोरपन जी थे वो तो बनारस में ही रहते थे, वहाँ से बिठूर गए थे वो। और आपका पूरा ग्वालियर साइड जाके देखेंगे मराठी भाषी लोग ही रहते हैं वहाँ पे, यहीं से तो गए थे सब लोग। तो ऐसा नहीं है। अब मुंबई में क्यों लोग आए, ये इस कारण को समझना बहुत जरूरी है। मुंबई एक मेल्टिंग पॉट था। मुंबई में जब, मुंबई मालूम है ना आपको, 7 टापुओं का शहर था, और ये लगभग 1800 कुछ में ये एक पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करती थी। ये पोर्टुगीज राजा था, उसके अधीन था। तो पोर्टुगीज राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार से होती है, और जब ब्रिटेन के राजकुमार से होती है तो उसको दहेज में ये 7 टापू दे दिया जाता है। और जब दहेज में 7 टापू मिल जाता है तो तब इसका नाम मुंबई या बम्बई, बॉम्बा ऐसा कुछ लिख बोलते थे सब, बॉम्बे, तो अंग्रेज बॉम्बे बोलते। तो उसको लंदन में बताया गया कि तुमको दहेज में मिला बॉम्बा, 7 आइलैंड है। तो नक्शे पे बॉम्बा ढूंढते ढूंढते वो साउथ अफ्रीका चला गया। उसके लोग गए साउथ अफ्रीका कि यहाँ बॉम्बा है हमारा, हमको दहेज में मिला। तो वहां से अफ्रीकन लोग बहुत मार के भगाते हैं, कोई दहेज तुमको नहीं मिलेगा, ये मतलब ये हमारा है। तब वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आते हैं। उसके बाद पता नहीं कौन था, वो जो भी था, वो जो रूलर था और जो एडमिनिस्ट्रेटर था, वो बहुत बड़ा विजनरी था। वो देखा कि साहब ये जो पूरा 7 आइलैंड है, ये सच्चे ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेटेजिकली अप्रोप्रिएट प्लेस है कि ये जियोपॉलिटिकली एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। क्योंकि समंदर किनारे अरेबियन सी है, यहाँ से इधर अफ्रीकन, इधर से ये पूरा एशियन, इधर से पूरा गल्फ का एरिया है, पूरे यूरोप जाने का ये रास्ता मिलेगा। आप अगर आप बने इजिप्ट की तरफ से जाएंगे तो उसने इस शहर को डेवलप करने का संकल्प लिया। उसने पहली बार अनाउंस किया कि इसको मैं टैक्स हॉलिडे बनाता हूँ, टैक्स हेवन बनाता हूँ। whoever wants to come to Mumbai, come, invest, start your business. We'll provide you all type of जो भी फैसिलिटी है सब हम आपको देंगे। उसके बाद बड़े पैमाने पर लोग आने लगे, सबसे ज़्यादा पारसी लोग आए। पूरे मुंबई को जो डेवलप करने वाले लोग थे वो पारसी थे पहले, पारसी टेक्सटाइल वाले, पारसी डेवलप, और ये क्या नाम है, शुगर मिल वाले, फिर पारसी आपके हो गए बिल्डर। ये जो आप देख रहे हैं सारे पारसियों के नाम पे ज़मीन होती है, बहुत बड़े ज़मीन के होल्डर थे। तो जब पारसी लोग आए, पारसी लोग आए क्यों? क्योंकि इसको डेवलप करना है। जब डेवलप करना है तो आपको मजदूर चाहिए, तो आपको हैंड्स चाहिए। तो फिर उनने एक कदम आगे बढ़ के और ओपन किया कि आइए यहाँ पे रहिए। फिर जो जितने भी कपड़ा मिल थे यहाँ पे, कपड़ा मिल में महाराष्ट्र के रूरल एरिया के लोग थे और बाकी यूपी बिहार के लोग थे। यूपी के ज़्यादा लोग थे, तो मजदूर थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा एक रोल बनता है। फिल्म इंडस्ट्री, दबदारा साहब फाल्के ने जो पहली पिक्चर बनाई, तभी मराठी लोग 4-5 महाराष्ट्रियन लोग काम करते थे, लेकिन उनके साथ काम करने वाला जो वर्कर था वो नॉन महाराष्ट्रियन था। फिर वो धीरे धीरे मिक्स हो गए। फिर ईरानी, आर्देश ईरानी का नाम सुना होगा आपने, आलम आरा जिन्होंने बनाई। हाँ, तो जो उससे पारसी लोग फिर सिनेमा को प्रमोट किए, तो फिर उनको मजदूर चाहिए, सिनेमा के लिए टेक्नीशियन चाहिए, तो वो बाहर से लोगों को लाने लगे। फिर दुनिया पूरे हिंदुस्तान के लोग आने लगे, फिर वो सिनेमा का हब बन गया। शेयर मार्केट का भी इसी तरह से, टेक्सटाइल मार्केट का इसी तरह से, डायमंड मार्केट इसी तरह से डेवलप हुआ। तो मुंबई धीरे धीरे बिजनेस हब बन गया, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस का हब। तो जब हब बना तो उस बिजनेस को चलाने के लिए हैंड्स चाहिए। हैंड्स कहाँ से आएंगे? सिर्फ एक शहर से नहीं आएंगे। अच्छा, उधर जो था वहां कुछ हो ही नहीं रहा था,
तो सब हम लोग छुट्टे थे वहाँ पे, सब हमारे जितने पूर्वज थे सब छुट्टे इधर भाग के आ गए सब। तो यहाँ पर आए तो यहाँ के जो इनिशियली जो लोग थे उनको भी लगा कि भाई हमको हमारी मदद के लिए, हमारी सेवा करने के लिए लोग चाहिए, और ये जो आए हैं इनको रहने की जगह देनी पड़ेगी। सबसे पहले जो यहाँ पे माइग्रेंट्स आते हैं वो 300 साल, एकदम सबसे बढ़िया जो किस्सा है, हिस्टोरिकल किस्सा है, पहले वो समझ लीजिए कि जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना था तो उनके बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी की यहाँ के ब्राह्मणों ने, और उनको बोला कि हम शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं करें, तो मराठी ब्राह्मणों ने मना कर दिया। अच्छा। तो पहली बार बनारस के गागा भट्ट को बुलाया गया, बनारस से ब्राह्मण आए और उन्होंने शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक कराया। ये पहला माइग्रेंट जो मुंबई आता है और महाराष्ट्र आता है। उसके बाद जब अंग्रेज पूरा यहाँ छा गए तो शायद मैं समझ सकता हूं कि 1850-60 की बात होगी है। तब तक 1857 का युद्ध हो गया, मानो जो हमारा पहला आज़ादी की लड़ाई थी हमारी। उसके बाद पे जब पूरा सेटल तक ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी ने अपने हाथ में ले लिया कब्जा और पूरा उनका हो गया राज। तब यहाँ पे जो अंग्रेज लोग फिर आए, यहाँ पर रहने आ गए, फिर एज ए सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट आगे रहने लगे। तो उनको कपड़े आयन कराने का, कपड़ा धुला चाहिए, उस पर नील लगना चाहिए, पहले नील लगता था ना वाइट कपड़े में, तो ताकि क्लियर एकदम वाइट दिखे, तो उसके लिए उनको धोबी चाहिए था। तो यहाँ का जो धोबी है वो ये सब काम नहीं करता था, यहाँ पर वो काम करने वाले लोग नहीं थे। तो पहली बार यूपी से धोबी मंगाए गए, और वो धोबी आज भी उनके वंशज रहते हैं यहाँ आपके मालाबार हिल पे, महाकाली के पास, अरे महालक्ष्मी के पास। वो महालक्ष्मी का जो फेमस धोबी घाट है ना, वो समझिए हम जितने उत्तर भारतीय ना हमारे पूर्वज थे वहाँ पे, वो धोबी घाट मशहूर है, वो उस समय का है। तो धोबी लोग आज भी, ये जो मालाबार हिल से जो आप उतरेंगे और सामने आपको नरवर पॉइंट दिखेगा ना, उस जोन में आज भी धोबी लोग रहते हैं। और आज वो सब यूपी के हैं, वो आज भी उतने ही मराठी बोलते हो जितनी भोजपुरी बोलते हैं, शुद्ध भोजपुरी शुद्ध मराठी बोलते हैं। और मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी जनरेशन है वो। तो धोबियों को बुलाया गया, मतलब वो पहला सर्विस सेक्टर क्रिएट हुआ था जिसमें एज ए सर्विस प्रोवाइडर यूपी से धोबी आए। उसके बाद फिर आते हैं दूध के, फिर आते हैं ये आपके 1901 में शुरू होता है जब यहाँ पे टेक्सटाइल मिल शुरू होता है, तो टेक्सटाइल मिल के मजदूर के तौर पे लोग आने लगते हैं, फिर वही वेस्ट में काम करने लगते हैं, वही अलग अलग, फिर उसका दूध बेचने आने लगते हैं लोग फिर यूपी से, फिर सब्जी बेचने आते हैं, फिर ऑटो चलाते हैं। एक जमाना था पूरे मुंबई में टैक्सी ड्राइवर मतलब सरदार जी, टैक्सी ड्राइवर मतलब हिंदुस्तान में सरदार जी होते थे, पंजाबी लोग सब टैक्सी चलाते थे। आज एक भी पंजाबी आपको नहीं मिलेगा। आज जितने भी मुंबई में टैक्सी चलाने में लोग हैं, प्रतापगढ़ के लोग हैं। ऑटो चलाने में मोस्टली आपको 60-70% बिहारी लोग मिलेंगे, और वो भी मधुबनी और दरभंगा साइड के लोग। पूरा आप जुहू की तरफ जो लोग रख रहते हैं, या फिर पोईसर में रहते हैं, या फिर कलिना साइड में रहते हैं, वो सब उस तरफ के लोग हैं। तो धीरे धीरे पूरे सर्विस सेक्टर में इस समय मुंबई के सर्विस सेक्टर, जो कि मैंने एक दिन गिनती की थी, 48 सर्विस सेक्टर है जो लोगों को की जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। जैसे सुबह दूध देना, पेपर पहुंचाना, फिर आपका टैक्सी चलाना, सब्जी बेचना, फल पहुंचाना, पूजा के फूल पहुंचाना घर घर, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना। ऐसे 48 सर्विसेज हैं जिसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माइग्रेंट यूपी बिहार वालों के ऊपर है। वही करते हैं, दिन रात तो बेचारे काम करते हैं। तो इनिशियली ये एक जरूरत थी शहर की। धीरे धीरे महसूस हुआ, कुछ जो पॉलिटिकली बायस लोग थे उनको महसूस हुआ कि भाई ये तो अपना हक लेके जा रहे हैं। फिर वहां से थोड़ा सा पॉलिटिक्स शुरू, बाला साहब की जो पूरी शिवसेना की पॉलिटिक्स शुरू हुई इसी तरह से। जो मार्मिक मैगजीन निकालते थे, उससे मार्मिक मैगजीन में पूरा लिस्ट देते थे कि मंत्रालय में सारे ऊपर से नीचे तक के ऑफिसर्स हैं, इनका नाम पढ़ो, फरा रंगनाथन, फरा बैजनाथन, फरा रविंद्रन, सब तमिलनाडु। फिर लिखते थे ये अच्छा मध्ये मराठी कुठे आहे, इसमें मराठी कहाँ है। तब वो वहां पर जो साउथ इंडियन लोग खूब आते थे, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी में बहुत होते थे वो तमिलियंस। तो वहां से उन्होंने फिर मराठी लोगों की उम्मीद जगाई कि भाई हमको भी आना चाहिए जॉब में। वरना आज भी आप IAS IPS की जॉब में आप महाराष्ट्र लोगों को बहुत कम देखेंगे। मेजर तो यूपी बिहार से ही आते हैं, बिहार से सब ज्यादा होते हैं, सब थोड़ा साउथ के लोग होते हैं। तो वो इनिशियली ठीक था,
बीच में थोड़ा सा टसल हुआ, उस टसल में हम लोग भी उसमें थोड़ा सा पीसने लगे थे, लेकिन अब मुझे लगता है धीरे धीरे सेटल हो गया। अभी आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, मतलब आने वाले टाइम में आप अपने आप को राजनीति में कहाँ देखते हैं? अभी हम शिवसेना ज्वाइन किए और एकनाथ शिंदे जी के कहने पर और शिंदे जी की पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। आगे हमारे मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे वो करेंगे, जो आदेश जो दिशा दिखाएंगे, जिस दिशा पे चलने को बोलेंगे चलेंगे। राइट। और एज ए इंडिविजुअल कोई आपकी बुक आ रही हो पोइट्री पे, जैसे कि आप अबे नहीं, कभी भी नहीं। या जर्नलिज्म, चूंकि आप जर्नलिज्म बैकग्राउंड से, तो कोई अपनी पॉलिटिकल जर्नी पे आप कुछ किताब लिखना चाहे? अभी का टाइम कहाँ है, लेकिन लिखना तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखेंगे। क्योंकि आपके अंदर मुझे लग रहा है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके तो है नहीं। आप जिस भी टॉपिक पे बात करें, मुझे लगता है घंटों आपसे बात की जा सकती है उस टॉपिक पे। तो और आप इसके सपोर्टर भी हैं कि किताब होना चाहिए, लोग किताब पढ़ें, किताबें लिखनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें बांटनी चाहिए। तो आप मतलब लिखेगा कौन अगर आप लिखेंगे नहीं? हमें नहीं, हम लिखने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लिख रहे हैं, मैं भी लिखूंगा, लिखना है। नहीं, आप जर्नलिज्म बैकग्राउंड से और एक लंबी जर्नी रही, बिहार से आप महाराष्ट्र तक की जर्नी है, और सब कुछ देखा आपने, जर्नलिज्म देखा, पोइट्री देखी, राजनीति देखा, और पता नहीं क्या क्या देखा होगा। तो वो सब अगर आप लिखें तो हम लोग के लिए बड़ा अच्छा हो। बिल्कुल, यहाँ से इस दुनिया से जाने से पहले तो अपने अनुभव को साझा करके जाना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को कुछ मिल जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना लंबा टाइम दिया, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि सब लोग एंजॉय भी करेंगे इसको। थैंक यू सो मच सर।